नमस्कार दोस्तों। आज का विषय कृषि कानून। जो 3 कानून लाए गए थे उसमें से एक कानून के ऊपर हम सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। ये तीनों कानूनों के ऊपर बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस कानून के अंतर्गत क्या है, क्या इसमें कोई वाद विवाद का विषय है या ऐसा कोई सेक्शन है जो कि डेट्रीमेंटल इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, किसान के क्षति पहुंचाने वाला कोई प्रावधान है। आइए जानते हैं। ये जो एक्ट है इसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके नाम से ही हमको पता चल जा रहा है कि यह कानून जो कृषि उत्पाद है उनको बेचने खरीदने के विषय में ही है। ये कानून को टोटल 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और जिनमें कि 20 सेक्शंस हैं। 20 सेक्शंस आर देयर इन दिस एक्ट। जो पहला सेक्शन है उसमें इसका नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसी सेक्शन में एक सब सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि यह जो कानून है 5 जून 2020 से लागू हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 2। चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस हैं। पहला अब उसके साथ जो डिस्कशन हुआ, दूसरा सेक्शन 2 में डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूस क्या है, ट्रेड एरिया क्या है, इंटरस्टेट ट्रेड क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रेड क्या है, ये सब के ऊपर उनका व्याख्यान दिया गया है, डेफिनेशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 2। उसमें सेक्शन 3 से 7 तक हैं, जो कि इसका जो मेन पर्पस है उसको बताते हैं। सेक्शन 3 के अंतर्गत बोला गया है कोई भी फार्मर, कोई भी ट्रेडर या फिर कोई भी ट्रेडिंग एक्सचेंज जो कि कृषि उत्पादों का ट्रेडिंग करना चाहेगी, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, उसको यही कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको फॉलो करते हुए उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 4 में बताया गया है कि कोई भी आदमी कहीं पे भी जो ट्रेड एरिया का मतलब होता है, जो कि सेक्शन 2 में जो जिसका कि आपको बताया कि डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो ट्रेड एरिया को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 में। इसको टेक्निकली ना समझते हुए एक धारणा देना चाहूँगा, बिना नॉन टेक्निकल जो है, मंडी स्टेट कंट्रोल्ड मंडी जो है उसके बाहर का जो जगह है जहाँ पे कि ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको ट्रेड एरिया माना गया है, क्योंकि मंडी के अंदर डिफरेंट गाइडलाइंस ऑफ द एक्ट, APMC एक्ट विल बी एप्लीकेबल देयर। तो वहाँ से हट के बाकी जो जगह है वहाँ उसको ट्रेड एरिया बताया गया है। तो कोई भी ट्रेड एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी आदमी कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ही शुड हैव उसका एक पैन कार्ड होना चाहिए। सेक्शन 4 में एक सबसेक्शन है 4(2). उसमें बोलता है कि ये जो ट्रेडिंग होगा इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकती है, जिसमें ट्रेडिंग हो सकता है, पेमेंट भी उसमें हो सकता है। नेक्स्ट इज इसी का जो 3rd सबसेक्शन है 4 का, उसमें ये वेरी वाइटल है, दिस इज़ वेरी वाइटल एंड दिस इज़ रिलेटेड टू पेमेंट टू फार्मर्स। जो फार्मर्स को पेमेंट करना है उसके बारे में बताया गया है। ये सबसेक्शन बोलता है कि कोई ट्रेडिंग होने के बाद उसके 1 दिन के अंदर जो ट्रेडर है उसको फार्मर को पेमेंट करना है। मान लीजिए कोई कारण से, कोई प्रोसीड्यूरल दिक्कत के कारण से अगर ट्रेडर सेम डे में पेमेंट नहीं कर सकता है तो इसमें मैक्सिमम 3 दिन अलाउ किया हुआ है। 3 days हैज़ बीन अलाउड इन दिस एक्ट, जिसमें कि लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि 3 दिन तो ठीक है, 3 दिन के अंदर पेमेंट करेगा,
लेकिन सेम डे उसको रसीद देना है कि मुझे आपका ये जो चीज़ है प्राप्त हो गया और मुझे आपको इतना पैसा देना है, भुगतान करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 5। जो सेक्शन 5 है उसमें बताया गया है कि जो पर्सन्स हैं, जो कि डिफिनीशन में दिया गया है सेक्शन 2 में, कौन कौन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर उनके पास एक वैलिड पैन कार्ड है तो वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बना सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड या इंट्रास्टेट ट्रेड को फैसिलिटेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 में बोला गया है कि कोई मार्केट फीस नहीं होगा, फीस या सेस जो ट्रेडिंग होगा उसके ऊपर नहीं होगा। जैसे कि एपीएमसी एक्ट के तहत डिफरेंट स्टेट्स में फीस या सेस लगाए जाते हैं ट्रेडिंग में, इसमें कोई फीस या सेस नहीं लगाए जाएंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 7। जैसे कि एक एक नया मार्केट सिनेरियो बन रहा है तो उसका डिफरेंट लूपहोल्स, उसमें क्या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, प्राइस के ऊपर क्या बढ़ोतरी या कम कहाँ पे हो रहा है, ये सब जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसे कि ये ट्रेडिंग का विषय है तो इसमें डिस्प्यूट हो सकता है कि ट्रेडर या फार्मर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको रिजोल्यूशन करने के लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि इसको म्यूचुअली कॉन्सिलिएशन के माध्यम से इसको निपटाना है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पिटिशनर को आना है, उनके पास आना है, उनको कंप्लेन करना है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उनको पावर दिया गया है एक बॉडी अपॉइंट करें, मतलब कॉन्सिलिएशन बॉडी अपॉइंट करें। वो कैसे अपॉइंट करें, किन किन को उसमें रखें, किसको चेयरमैन करना है, कितने मेंबर्स लेना है, सेक्शन 8 के डिफरेंट सब सेक्शंस में उसके ऊपर डिटेल जानकारी दी गई है। नेक्स्ट इज सेक्शन 9। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के डिफरेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का बात किया गया है। वो ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, ऑफिसर्स कहीं पे कुछ हो रहा है, जैसे कि गलत हो रहा है, उनके पास अगर कंप्लेन आता है, पिटिशन आता है, या फिर उनको लगता है कि यहाँ पे हमको जाके जानकारी लेना चाहिए, तो वो जाके वहाँ पे डिफरेंट इंक्वायरी कर सकते हैं मंडीज जहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। और अगर उनको कोई चीज़ मिलता है जो गलत है तो वो लोग उसमें पनिशमेंट के आधार पे कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, पेनल्टी कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 9 का जो था, अगर कोई ऑफिसर कहीं पे कुछ गलत पाता है या किसी के आवेदन पे कार्रवाई करता है और कोई ऑर्डर देता है कोई पनिशमेंट का, तो मान लीजिए उसमें संतुष्ट नहीं होता जिसके ऊपर ऑर्डर हो गया है, तो वो अपील कर सकता है। किसके पास अपील करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अपॉइंटमेंट होगा, उसके आगे अपील कर सकता है। उसके बारे में डिटेल चर्चाएं की गई है इसमें। उसके बाद आता है चैप्टर 4। इसमें पेनल्टी के क्या क्या पेनल्टी होंगे, वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस, अगर कोई प्रोविजंस वायोलेट होता है तो क्या क्या पेनल्टीज होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट इज चैप्टर 5। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट। लास्ट चैप्टर है, मिसलेनियस प्रोविजंस है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 12 जो चैप्टर का पहला सेक्शन है, उसमें बताया गया है कि इसके जो प्रोविजंस हैं, ये जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, उसको कैरी आउट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वाद विवाद का विषय है और
जो कि मतलब गलत फहमियाँ है उसको मतलब उसके ऊपर ही यही सेक्शन है। कोई भी क्लॉज जो कि एपीएमसी एक्ट को के अगेंस्ट में जाती हो वो लागू नहीं होंगी। इसका मतलब यह है सीधा भाषा में कि एपीएमसी एक्ट जो स्टेट के द्वारा बनाई गई हैं वो लागू रहेंगी, मंडी जो है वो जारी रहेंगी। तो इसमें कोई पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 में बताया गया है कि जैसे कि इसमें सारे प्रोसीजर्स हैं, अगर कोई ग्राइट होता है तो ऐसे डील होगा कॉन्सिलिएशन के माध्यम से, तो इसका मैटर कोई सिविल कोड वगैरह में रेफर नहीं होगा। सेक्शन 16 जैसे कि हमने चैप्टर 5 ही मिसलेनियस प्रोविजंस लेके आते हैं, तो सेक्शन 16 जो है इसमें बोलता है कि इसका कोई क्लॉज जो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड है उसमें इफेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 17 है कि एक सरकार ये सारे प्रावधानों को फुलफिल करने के लिए रूल्स ला सकती है। और सेक्शन 18 बोलती हैं कि जो रूल्स सरकार लाएंगी सेक्शन 17 के आधार पे उनको दोनों सदनों पे जब मतलब पार्लियामेंट चल रहा है तो उसको पास करवाना पड़ेगा। सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 एक मिसलेनियस टेम्पररी प्रोविजन है फॉर 3 इयर्स पीरियड। 3 साल के अंदर सरकार को अगर कहीं पे लगेगा कि कोई चेंजेस करना है तो ऑफिशियल ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफिकेशन लेके चेंज कर सकती है। सेक्शन 20 द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, इसमें जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया था वो ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया गया है। तो इसमें मुझे तो नहीं लगा कोई डेट्रीमेंटल है फार्मर के इंटरेस्ट के ऊपर या फिर मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसा मतलब क्लियर है सेक्शन 14 में कि मंडियां चालू रहेंगी और एपीएमसी एक्ट के कोई भी प्रोविजंस इसमें हैम्पर नहीं होंगे। मंडी चालू रहती है तो एमएसपी एश्योर्ड है, तो कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। नेक्स्ट बाकी 2 कानून के ऊपर फिर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।